दोस्तों, एक वक्त था जब मुंबई की अंडरवर्ल्ड दुनिया में हाजी मस्तान का दबदबा कम होने लगा था। उसी अंधेरे दौर में शहर की गलियों से एक नया नाम उभर रहा था, एक ऐसा नाम जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड की नींद उड़ा दी। एक साधारण पुलिस वाले का बेटा, जिसने गरीबी और हालातों से लड़ते लड़ते खुद को बगावत की आग में झोंक दिया। वो सिर्फ 19 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में वो जुनून था जो बड़े बड़े डॉन के लिए भी खतरे की घंटी बन गया। कहते हैं कम उम्र में ही उसने हाजी मस्तान को चुनौती देने की हिम्मत कर ली, और उसी पल मुंबई अंडरवर्ल्ड को एहसास हुआ कि एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। धीरे धीरे वो अपराध की उस दुनिया में उतरता चला गया जहां से लौटना नामुमकिन था। डोंगरी और नागपाड़ा की गलियों में उसका नाम डर की तरह फैलने लगा। वो निडर था, जिद्दी था, और जल्द ही उसकी टक्कर करीम लाला के पठान गैंग से हो गई। तंग गलियों में शुरू हुई यह दुश्मनी कुछ ही दिनों में खतरनाक गैंगवार में बदल गई। गोलियों की आवाज, बदले की आग और लाशों के बीच उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसी जंग में उसने अपना बड़ा भाई खो दिया, लेकिन भाई की मौत ने उसे कमजोर नहीं बल्कि और भी बेरहम बना दिया। उसने पठान गैंग के लोगों को चुन चुनकर खत्म करना शुरू कर दिया, और जब करीम लाला के परिवार पर हमला हुआ तो पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को समझ आ गया कि अब एक नया खौफ पैदा हो चुका है। उसकी दहशत इतनी बढ़ी कि पूरा शहर उसके नाम से कांपने लगा। स्मगलिंग, हफ्ता वसूली, रियल एस्टेट, मैच फिक्सिंग, हर जगह उसका साम्राज्य फैलने लगा। और फिर बॉलीवुड की दुनिया में भी उसने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जो पैसे देता था वो सुरक्षित था, जो इनकार करता था वो निशाना बन जाता था। लेकिन जब कानून उसके करीब आने लगा तो उसने भारत छोड़ दिया। दुबई और फिर पाकिस्तान से बैठकर उसने अपना नेटवर्क चलाया। और फिर आया वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया, 1993 के मुंबई धमाके, जिनमें उसका नाम हमेशा के लिए काले अक्षरों में दर्ज हो गया। इसके बाद उसका नेटवर्क सीमाओं से परे फैल गया। दुनिया के करीब 15 देशों में उसका आपराधिक साम्राज्य खड़ा हो चुका था। ड्रग्स तस्करी, एक्सटॉर्शन, हथियारों की तस्करी और टेरर फंडिंग, हर जगह उसकी परछाई मौजूद थी। उसके डर की कहानी इतनी बड़ी हुई कि संयुक्त राष्ट्र ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। भारत और अमेरिका ने उसके सिर पर $25 मिलियन का इनाम रखा, और मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के सबसे वांटेड अपराधियों की सूची में 3रे स्थान पर दर्ज किया। ये वही इंसान था जिसने कभी गरीबी के चलते स्कूल छोड़ दिया था, जो छोटी मोटी चोरी से गुजारा करता था। पर फिर वो वही आदमी बना जिसने पूरे अंडरवर्ल्ड को अपने पैरों तले झुका दिया। ये कहानी है उस बच्चे की जो मजबूरी में बाकी बना और बगावत से साम्राज्य खड़ा कर गया। मुंबई का सबसे खतरनाक डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर। साल 1955 का दौर था। मुंबई तब भी सपनों का शहर कहलाता था, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने का रास्ता हर किसी के लिए आसान नहीं था। इसी साल एक ईमानदार पुलिस हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर अपनी पत्नी अमीना बी के साथ निराले शाह बाबा नाम के एक सूफी फकीर से मिलने गए। बाबा ने दोनों की हथेलियां ध्यान से देखी, फिर धीमी आवाज में बोले, तुम्हारे 6 बेटे होंगे और तुम्हारा दूसरा बेटा दुनिया में नाम करेगा, बहुत दौलत और शोहरत पाएगा, पर याद रखना उसके नाम के साथ अंधेरा भी होगा। घासकर दंपति मुस्कुराए। उन्हें क्या पता था कि यह भविष्यवाणी एक दिन हकीकत बन जाएगी, ऐसी हकीकत जिससे पूरा भारत हिल उठेगा। कुछ महीने बाद 22 दिसंबर 1955 महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में उनके घर दूसरे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया दाऊद इब्राहिम कास्कर। ये वही नाम था जो आगे चलकर मुंबई अंडरवर्ल्ड का दूसरा नाम बन गया। कुछ सालों बाद परिवार मुंबई की भीड़भाड़ वाली डोंगरी बस्ती में आ बसा। दंग गलियां, भीड़, सस्ती चाय की दुकानों और छोटे अपराधियों से भरे उस इलाके में इब्राहिम कास्कर अपने परिवार के साथ ईमानदारी से जीवन काटने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ड्यूटी के दौरान शहर के नामी अपराधी हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार उनसे संपर्क में रहते थे। करीम लाला तो उनके इतने करीब थे कि जब दाऊद के जन्म की खबर उन्हें मिली तो उन्होंने खुशी में एक शानदार दावत दी। किसे पता था कि जिस बच्चे की खुशियां वह मना रहे हैं वही आने वाले वक्त में उनके साम्राज्य को हिला देगा। दाऊद के बाद इब्राहिम कास्कर के घर 10 और बच्चे हुए। इतने बड़े परिवार का खर्च उठाना आसान नहीं था, लेकिन पिता ने निराले शाह बाबा की बात दिल से लगा ली थी। उन्हें यकीन था कि उनका दूसरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। इसलिए
जहां बाकी बच्चों को म्यूनिसिपल स्कूलों में भेजा गया। वहीं दाऊद को एक अंग्रेजी माध्यम के नामी स्कूल में दाखिला दिलाया गया। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ लिखकर अफसर बने, उनकी तरह वर्दी पहने, मगर उनके जैसा संघर्ष ना करें। सब कुछ सामान्य चल रहा था तब तक जब तक साल 1966 नहीं आया। उसी साल एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस को सुलझाने में नाकाम रहने पर इब्राहिम कास्कर को सस्पेंड कर दिया गया। एक ईमानदार पुलिसकर्मी के लिए यह किसी सज्जा से कम नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह डगमगा गई। रोजमर्रा के खर्च पूरे नहीं हो पा रहे थे। कई बार घर में खाना तक नहीं बन पाता था। इसी संकट के द्वार में दाऊद की पढ़ाई छूट गई। वो दिन भर गलियों में भटकता और धीरे धीरे कुछ ऐसे लड़कों के संपर्क में आने लगा जो चोरी, झपटमारी और ठगी जैसे छोटे मोटे अपराध करते थे। महज 14 साल की उम्र में दाऊद ने पहली बार अपराध का स्वाद चखा। किसी के जेब से पैसे उड़ाने की एक छोटी सी कोशिश पर यही कोशिश उसकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुई। पिता को जब यह खबर मिली तो उन्होंने बेटे को जमकर डांटा और मारा भी। वो चाहते थे कि बेटा संभल जाए, पर शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी दिन से दाऊद ने ठान लिया था, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा किसी भी हालत में। उसके भीतर अब एक अजीब सी आग जलने लगी थी। पैसे की भूख, इज्जत की चाह और सिस्टम से नफरत। वो देखता था कि कैसे अमीर लोग गलियों के बाहर ऐश कर रहे हैं और उसके जैसे लोग भूख से लड़ रहे हैं। धीरे धीरे वह उस दुनिया में उतर गया जहां नियम नहीं, बस खौफ और चालाकी चलती थी। वो गली का शरारती लड़का अब मुंबई की अंडरवर्ल्ड की सीढ़ियों पर पहला कदम रख चुका था, और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जिसने एक पुलिस वाले के बेटे को डॉन दाऊद इब्राहिम बना दिया। मुंबई की धूप उस दिन कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे शहर के माथे पर किसी नई हलचल की तपिश हो। डोंगरी की संकरी गलियों में अब एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहटों से निकलकर डर की भाषा बन चुका था। दाऊद इब्राहिम पुलिस कांस्टेबल का बेटा अब उस रास्ते पर कदम रख चुका था जहां कानून के साए भी सहम जाते थे। वक्त था 1970 का दशक, जब मुंबई की गलियों में तस्करों और स्मगलरों का जलवा था। इन्हीं गलियों में दाऊद और उसके दोस्तों ने विदेशी घड़ियों का धंधा शुरू किया। लेकिन यह कोई सीधा साधा बिजनेस नहीं था। चमकती घड़ियों के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगना ही असली धंधा था। देखते ही देखते मोहता मार्केट में दाऊद का नाम स्मार्ट ठग के रूप में गूंजने लगा। उसके आत्मविश्वास में वो नशा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी में महसूस होता है। इन छोटे मोटे धोखों ने उसे गलियों का स्थानीय गुंडा बना दिया। पुलिस और व्यापारियों की नजरें अब उस पर ठहरने लगी थीं। इसी दौरान उसकी मुलाकात मुंबई के एक लोकल डॉन बासु दादा से हुई। वह आदमी जो अपने इलाके में छोटे व्यापारियों से हफ्ता वसूलता और हर फैसला बंदूक की नली से करवाता था। दाऊद उसके गिरोह में शामिल हो गया, लेकिन उसकी सोच अपने बॉस से कहीं बड़ी थी। वो सिर्फ गुंडा नहीं बनना चाहता था, वो शहर के ताज पर अपना नाम लिखना चाहता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने दाऊद की जिंदगी की दिशा बदल दी। बाशु दादा ने किसी मामूली बात पर दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर और उसके बड़े भाई शब्बीर की खुलेआम बेइज्जती कर दी। भीड़ के सामने पिता की झुकी नजरें और भाई के चेहरे पर अपमान की आग। यही वो पल था जब दाऊद के भीतर का जानवर जाग गया। उस रात उसने कसम खाई, अब यह गलियां किसी और के नाम से नहीं डरेंगी। कुछ ही हफ्तों में दाऊद ने बाशु दादा को खत्म करने की साजिश रच दी। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने न सिर्फ बाशु को मार गिराया, बल्कि उसके पूरे गैंग को मिटा दिया। अब डोंगरी का बादशाह कोई और नहीं, दाऊद इब्राहिम था। धीरे धीरे उसका नाम अंडरवर्ल्ड के गलियारों में गूंजने लगा। उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई, जो उस वक्त मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह था। एक ऐसा शख्स जो तस्करी से लेकर बॉलीवुड तक अपने पैसे और रसूख से राज करता था। कुछ समय तक दाऊद ने उसके लिए काम किया, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक जलन थी। हाजी मस्तान ने बिना खून बहाए, बिना डर दिखाए इस शहर पर राज कर लिया था। दाऊद को लगता था कि अगर यह शख्स बादशाह बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसके अंदर एक तूफान उठ रहा था, सत्ता का, बदले का और पहचान का। यह मौका तब आया जब हाजी मस्तान ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए करीम लाला के पठान गैंग को दाऊद के 2 दोस्तों की पिटाई का ऑर्डर दे दिया। वो अपमान दाऊद के सीने में नश्त्र की तरह चुभ गया। उसने तय किया कि अब इस खेल के नियम वह खुद लिखेगा। इसी बीच उसे खबर मिली कि हाजी मस्तान की 5 लाख रुपए नकद से भरी अटैची
मरीन लाइन्स से मालाबार हिल्स तक भेजी जा रही है। सिर्फ 18 साल की उम्र में दाऊद ने एक ऐसा कदम उठाने की ठान ली जो मुंबई की तस्करी की दुनिया को हिला देने वाला था। उस रात उसने अपने 2 भरोसेमंद साथियों के साथ सड़क पर एक गाड़ी को रोका, वही गाड़ी जिसमें वो अटैची थी। बंदूक की नोक पर उसने ड्राइवर को नीचे उतारा और पल भर में पैसों से भरी अटैची लेकर फरार हो गया। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। जिस पैसे को वह हाजी मस्तान का समझ रहा था, वह दरअसल मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का था। यानी उसने न केवल मस्तान से बल्कि मुंबई पुलिस से भी पंगा ले लिया था। अब केस दर्ज हुआ और इस केस की जांच करने वालों में उसका अपना बाप हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर भी शामिल था। यह विडंबना थी, एक तरफ कानून का सिपाही, दूसरी तरफ उसका बेटा कानून का दुश्मन। पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, कई ठिकानों पर नाकाबंदी हुई, लेकिन दाऊद हर बार उनकी पकड़ से निकल जाता। उसके कारनामों की चर्चा हर थाने, हर अखबार और हर अड्डे पर होने लगी। अब वो किसी लोकल ठग से आगे बढ़कर मुंबई के क्राइम सिंडिकेट का उभरता चेहरा बन चुका था। यह सिर्फ एक डकैती नहीं थी, यह उस दौर की घोषणा थी जब दाऊद इब्राहिम नाम का तूफान अब पूरी मुंबई पर छाने वाला था। मुंबई पुलिस के गलियारों में उस दिन हलचल मची हुई थी। इब्राहिम कास्कर, जो अपने ईमान और सख्ती के लिए जाना जाता था, थाने के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन इस बार वो एक पुलिस वाले के रूप में नहीं, एक बाप के रूप में आया था। उसके साथ था उसका बेटा दाऊद इब्राहिम, जिसकी कलाई पर पुलिस की बेल्ट के निशान अब भी ताजा थे। थाने में मौजूद अफसरों के सामने इब्राहिम कास्कर ने सिर झुकाकर कहा कि अगर मेरा बेटा अपराधी है तो पहले उसे सजा दो। मैं उसका पिता नहीं, कानून का नौकर हूं। वो क्षण दाऊद के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में शर्म नहीं थी, बल्कि उनमें आग थी। पिता की बेल्ट से पिटाई, थाने में बेइज्जती और सबके सामने अपमान। कोई और होता तो शायद टूट जाता, मगर दाऊद नहीं टूटा। वह चुप था, पर उसके भीतर बदले की ज्वाला जल उठी थी। लेकिन इस बार दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी किस्मत से ही टकराने की, क्योंकि सरेंडर उसके पिता ने करवाया था। इसलिए कुछ दिनों बाद दाऊद रिहा हो गया, पर थाने की 4 दीवारों में जो अपमान उसने झेला था, उसने उसे बदल दिया। वो अब वही लड़का नहीं रहा जो मोहता मार्केट में नकली घड़ियां बेचता था। वो अब एक मिशन पर था, और वह मिशन था सत्ता हासिल करने का, वह भी हर कीमत पर। 1970 के दशक के आखिर में दाऊद और उसके बड़े भाई शब्बीर कास्कर ने अपने पुराने साथी खालिद पहलवान के साथ मिलकर एक नया गिरोह खड़ा किया। वही गिरोह जो आने वाले वक्त में डी कंपनी के नाम से अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक ताकत बनने वाला था। इस दौरान हाजी मस्तान ने अंडरवर्ल्ड से संन्यास लेकर राजनीति का रुख कर लिया था। सत्ता के इस खालीपन ने दाऊद को मुंबई के तस्करी नेटवर्क पर कब्जा करने का मौका दे दिया। सोने की तस्करी, रियल एस्टेट, एक्सटॉर्शन, सब कुछ अब उसकी मुट्ठी में आने लगा। लेकिन हर ताकत के उभार के साथ एक दुश्मन भी खड़ा होता है, और इस बार वो दुश्मन था करीम लाला, जो कि पठान गैंग का सरगना था। करीम लाला के लिए दाऊद की बढ़ती ताकत एक जहर बन चुकी थी। अब वो धंधे जो कभी पठानों के कब्जे में थे, धीरे धीरे दाऊद की पकड़ में आ रहे थे। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार मुंबई की सड़कों ने खून की धारें देखीं। हर दूसरे दिन गोलीबारी, हत्याएं, बम धमाके, शहर अब गैंग वॉर के साए में जीने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हाजी मस्तान को बीच में आना पड़ा। उसने दोनों गुटों में सुलह कराई। कुछ दिन सन्नाटा छाया रहा, मगर यह सन्नाटा किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। जल्द ही फिर से गोलियां चलीं, और इस बार और ज्यादा बेरहमी से। एक दिन करीम लाला के आदमियों ने दाऊद को घेर लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई की। वो दृश्य उसके लिए सिर्फ बदन पर चोट नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान पर वार भी था। वो रात दाऊद ने खामोशी से काटी, लेकिन सुबह उसके भीतर एक ही विचार था कि अब बदला ही जिंदगी है। अगले कुछ सालों तक मुंबई की सड़कों पर 2 नाम आमने सामने थे। डी कंपनी और पठान गैंग, हर गोली के साथ एक बदले की कहानी जुड़ी थी। मगर वक्त के साथ दाऊद का नेटवर्क फैलता गया, उसकी ताकत बढ़ती गई। 1980 के दशक की शुरुआत में वह लगभग मुंबई के हर कोने पर हावी हो गया था। करीम लाला ने जब देखा कि उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है, तो उसने एक नई चाल चली। उसने उस वक्त के एक और उभरते हुए गैंगस्टर मनिया सुरवे से हाथ मिला लिया। मनिया सुरवे को एक ही काम सौंपा गया कि दाऊद के भाई शब्बीर कास्कर को खत्म करो।
12 फरवरी 1981 का दिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में दर्ज हो गया। शाम के वक्त शब्बीर कास्कर को गोली मार दी गई। वह मौके पर ही ढेर हो गया। जब खबर दाऊद तक पहुंची तो वो जैसे पत्थर का हो गया। कुछ पल बाद उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि आग निकली। अब यह लड़ाई सिर्फ धंधे की नहीं थी, यह खून का बदला बन चुकी थी। उसने अपने भाई के कातिलों के खिलाफ एक एक नाम लिखा और फिर कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसने मुंबई पुलिस से हाथ मिला लिया। अब दाऊद इब्राहिम सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो बदले की मशीन बन चुका था जो अब अपनी अगली चाल से पूरी मुंबई को हिला देने वाला था। मनिया सुरवे और पठान गैंग उस द्वार में मुंबई की गलियों का खौफ माने जाते थे, लेकिन तभी अंडरवर्ल्ड की तस्वीर बदलने लगी जब एक नाम उभरने लगा, दाऊद इब्राहिम। धीरे धीरे उसने पुलिस को मनिया सुरवे और पठान गैंग की हर हलचल की पल पल की खबरें देनी शुरू कर दी। दाऊद की यह मुखबरी इतनी सटीक होती थी कि पुलिस उसके बताए पते पर पहुंचकर एक एक करके मनिया सुरब्बे के आदमियों को पकड़ती या एनकाउंटर में ढेर कर देती, जो बचते हुए डर के साए में खुद दाऊद के साथ जा मिलते। 1982 में जब मनिया सुरवे एक एनकाउंटर में मारा गया तो तब मुंबई का एक बड़ा अध्याय खत्म हुआ। लेकिन दाऊद की कहानी अब बस शुरू हो रही थी। दाऊद के दिल में अभी भी जख्म ताजा था अपने भाई साबिर की मौत का। वो करीम लाला के परिवार से बदला लेना चाहता था। इसी बीच एक और घटना ने आग में घी डाल दिया। करीम लाला का भतीजा समद खान किसी बात पर दाऊद के छोटे भाई नूरा को सरेआम पीट देता है। दाऊद के लिए यह सिर्फ बेइज्जती नहीं थी बल्कि खून के रिश्ते पर हमला था। 4 अक्टूबर 1984 की शाम जैसे ही समद खान अपनी प्रेमिका शिल्पा के फ्लैट से बाहर निकला। सड़क पर गाड़ियों की आवाजों के बीच अचानक गोलियों की बौछार गूंज उठी। दाऊद, छोटा राजन, अली अंटुले और अब्दुल हमीद ने मिलकर उस पर 19 गोलियां दागी और समद खान वहीं ढेर हो गया। मुंबई ने उस रात पहली बार महसूस किया कि दाऊद का बदला ठंडा नहीं होता, लेकिन बदले की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 साल बाद 1986 में दाऊद ने करीम लाला के भाई अब्दुल रहीम खान को भी बेरहमी से मरवा दिया। इस वार के साथ उसने अपने सभी दुश्मनों की जड़ें काट दी। अब मुंबई, गुजरात और दमन तक फैले स्मगलिंग, ड्रग्स और गोल्ड के रैकेट पर उसका पूरा नियंत्रण था। वो अब गुंडा नहीं बल्कि अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन चुका था। 1986 ही का साल था जब उसने मुंबई की एक खूबसूरत लड़की जुबीना जरीन, जिसे बाद में महजबीन कहा गया, से निकाह किया। शादी के बाद भी दाऊद का रुतबा और रसूख बढ़ता गया। उसे क्रिकेट से जबरदस्त लगाव था, पर उसका प्यार सिर्फ खेल तक सीमित नहीं था। क्रिकेट सट्टेबाजी और मैच फिक्सिंग तक फैला हुआ था। शारजाह में भारत पाकिस्तान सीरीज चल रही थी। फाइनल से पहले दाऊद मशहूर कॉमेडियन महमूद के साथ भारतीय ड्रेसिंग रूम में जा पहुंचा। सूटेड बूटेड महंगे इत्र की खुशबू में लिपटा उसने खिलाड़ियों के सामने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इंडिया आज जीतेगा तो हर खिलाड़ी को मैं टोयोटा कोरोला गिफ्ट करूंगा। पर तभी कप्तान कपिल देव प्रेस कॉन्फ्रेंस से लौटे और भड़क उठे, यह आदमी कौन है? इसे बाहर निकालो। अभी कुछ ही पल में दाऊद का रुतबा दरवाजे के बाहर रह गया। वो ड्रेसिंग रूम से मुंह लटकाए बाहर निकला और यह घटना बाद में शारजाह ड्रेसिंग रूम स्कैंडल के नाम से इतिहास में दर्ज हो गई। अब दाऊद का अगला ठिकाना था फिल्म नगरी। बॉलीवुड उस वक्त उसकी मुट्ठी में था। बड़े बड़े निर्माता उसकी इन्वेस्टमेंट लेने को मजबूर थे और बदले में दाऊद अपनी पसंद की हीरोइन या एक्टर की कास्टिंग तय करवाता था। जो मना करता वो या तो गोली का शिकार होता या फिर डर में जीता। इसी दौर में दाऊद का नाम कई नामचीन अदाकाराओं से जुड़ा। सबसे चर्चित नाम था मंदाकिनी। साल 1985 में जब राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली में उसे लॉन्च किया तो उसकी नीली आंखें हर अखबार की सुर्खी बन गईं। दाऊद उसकी खूबसूरती पर दीवाना हो गया। कई रिपोर्टों ने उनके अफेयर की चर्चा की, पर कोई ठोस सबूत नहीं था जब तक कि दुबई के एक स्टेडियम से दोनों की तस्वीरें सामने नहीं आईं। तस्वीरों में दोनों कंधे से कंधा मिलाकर मैच देख रहे थे और उस दिन से मीडिया ने मंदाकिनी को दाऊद की गर्लफ्रेंड कहना शुरू कर दिया। अब दाऊद सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सिस्टम था। मुंबई के डॉन से लेकर दुबई के टावरों तक उसकी पहुंच थी। उसकी आंखों के इशारे पर करोड़ों का माल हिलता था। सोना, ड्रग्स, सिल्वर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब पर उसका शिकंजा था। जिसने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत की, उसका अंजाम वही था, खून, डर और खामोशी।
साल 1986 मुंबई का अंडरवर्ल्ड पूरी तरह दाऊद इब्राहिम के इशारों पर नाचता था। उसकी हर चाल सुनियोजित, हर बार सटीक था। लेकिन जब कोई बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो कानून की नजरें भी उसी पर टिक जाती हैं। पुलिस कमिश्नर टीएस सोमन ने तय कर लिया था, अब खेल खत्म होगा। दाऊद पर हत्या, वसूली, तस्करी और डर फैलाने जैसे अनगिनत मामले दर्ज थे। सोमन ने फौरन गिरफ्तारी वारंट जारी किया और अपने अधिकारियों को आदेश दिया, जिसे भी दाऊद दिखे उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ो, किसी भी कीमत पर। मुंबई में पहली बार पुलिस को खुली छूट मिली थी। अब दाऊद का नया ठिकाना था दुबई का सुनहरा शहर, जहां से वह अपने गुर्गों के जरिए पूरे मुंबई को कंट्रोल करता था। फोन कॉल्स, इंटरनेशनल कुरियर और कोडवर्ड्स में चलने वाला उसका नेटवर्क अब सीमाओं से परे जा चुका था। उसके भरोसेमंद चेहरों में शामिल थे छोटा राजन, छोटा शकील, शरद शेट्टी, गुरु सत्ताम और मोहन कोटियन। दाऊद था नंबर 1 और छोटा राजन उसकी कमान संभालने वाला नंबर 2। लेकिन इस नंबर 2 की कुर्सी पर नजरें किसी और की भी थीं, और वो नजरें थीं छोटा शकील की। शकील को यह बात चुभती थी कि राजन को दाऊद का दायां हाथ कहा जाता है। धीरे धीरे वह अपने साथियों शरद शेट्टी और सौतिया के साथ मिलकर दाऊद के कान भरने लगा। जहर कम था मगर असर गहरा था। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक, जब तक अरुण गवली गैंग ने एक ऐसा वार नहीं किया जिसने दाऊद को अंदर तक हिला दिया। गवली के आदमियों ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति यानी उसके जीजा इब्राहिम पारकर को गोलियों से भून दिया। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, बल्कि यह उसकी इज्जत पर वार था। दाऊद ने बदला लेने की कसम खाई और अपने सबसे भरोसेमंद आदमी छोटा राजन को आदेश दिया, मेरे जीजा के कातिलों को जिंदा मत छोड़ना। राजन अपने मिशन पर था, लेकिन दोनों हत्यारे शैलेश हल्दांगर और विपिन शौर्य उस वक्त जे हॉस्पिटल में पुलिस सुरक्षा में भर्ती थे। राजन प्लान बना रहा था, पर वक्त निकलता जा रहा था। दाऊद का खून खल रहा था और धैर्य जवाब दे रहा था। तभी उसने यह काम छोटा शकील को सौंप दिया। दोपहर के वक्त जब हॉस्पिटल के गलियारों में मरीजों की आवाजें गूंज रही थीं, तो तभी शकील के शूटरों ने दरवाजे तोड़ दिए और फिर गूंजी 500 से ज्यादा गोलियां। शैलेश हल्दांगर वहीं मारा गया, लेकिन विपिन शौर्य उस दिन दूसरे वार्ड में था और बच निकला। गोलियों की बारिश में 2 पुलिसकर्मी भी मारे गए। हॉस्पिटल लहूलुहान था और पूरा शहर दहशत में था। इस घटना के बाद से दाऊद और राजन के बीच की दरार और गहरी हो गई। राजन को लगा कि उसके भरोसे को ठुकराकर दाऊद ने उसकी इज्जत छीन ली है, और उधर शकील और शरद शेट्टी उस दरार में तेल डालने लगे। एक दिन दुबई में एक शानदार पार्टी के बीच शरद शेट्टी ने दाऊद के कान में धीरे से कहा, भाई, राजन अब अपनी अलग टीम बना रहा है। कल वही आपका सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। ये शब्द दाऊद के दिल में ऐसे ढंग से कि फिर कभी निकले नहीं। धीरे धीरे उसने राजन को महत्वपूर्ण बैठकों और प्लानिंग से दूर करना शुरू कर दिया। वो दोस्ती, जो कभी खून के रिश्ते जैसी मजबूत थी, अब साजिश और शक के बीच घुलने लगी थी। मुंबई से हजारों किलोमीटर दूर दुबई के चमकते टावर्स में दाऊद और राजन की टकराव की बुनियाद रखी जा चुकी थी। अब बस वक्त था पहली गोली चलने का। साल था 1992। देश में माहौल पहले से ही बारूद पर बैठा था और 6 दिसंबर की दोपहर ने उस बारूद में चिंगारी डाल दी। अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ ने सदियों से विवादित बाबरी मस्जिद को ढा दिया और उसी पल पूरे देश में आग भड़क उठी। धर्म के नाम पर देश 2 हिस्सों में बंट गया और मुंबई, जो हमेशा सबको अपनाती थी, वो भी इस नफरत की लपटों में झुलस गई। दंगे, खून और भय के बीच 3 नाम गूंज रहे थे, टाइगर मेमन, मोहम्मद दोसा और दाऊद इब्राहिम। इन सब के दिलों में सिर्फ एक ज्वाला जल रही थी। बदला, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पहले से ही भारत को चोट पहुंचाने की ताक में थी और उसे यह मौका सोने की तरह मिला। ISI ने दाऊद, उसके भाई अनीस इब्राहिम, टाइगर मेमन और दोसा को अपने प्लान में शामिल कर लिया। एक ऐसा प्लान जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए रक्त रंजित कर देगा। दाऊद ने यह पूरा ऑपरेशन बेहद गोपनीय रखा, यहां तक कि अपने सबसे 1993 आदमी छोटा राजन को भी अंधेरे में रखा। जनवरी 1993 में पाकिस्तान से RDX, ग्रेनेड और ऑटोमेटिक राइफल्स की खेप गुजरात के रास्ते भारत लाई गई। दाऊद का आदमी अब्बू सलेम उसे मुंबई तक पहुंचाने में कामयाब रहा। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। 12 मार्च 1993 दोपहर 1 बजे के बाद सिर्फ 2 घंटे 10 मिनट के भीतर मुंबई 12 विस्फोटों से हिल उठी।
ऑफिस, होटल, स्टॉक एक्सचेंज, एयरपोर्ट, हर जगह मौत का मंजर था। कुल 257 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा घायल हुए और शहर सदमे में डूब गया। भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला झेला और इस साजिश के पीछे छिपा चेहरा था दाऊद इब्राहिम। जैसे ही पुलिस ने जाल फैलाया, दाऊद ने अपनी चाल चल दी। वो दुबई से निकलकर पाकिस्तान जा पहुंचा, जहां उसे मिली सरकारी सुरक्षा और राजनीतिक पनाह। वहीं से उसने अपने नेटवर्क के जरिए भारत में डर, पैसा और गोलियों का खेल जारी रखा। दाऊद के लिए अंडरवर्ल्ड सिर्फ धंधा नहीं था, वो बॉलीवुड की दुनिया में भी अपनी ताकत दिखाना चाहता था। मंदाकिनी के बाद उसका नाम अनीता अय्यूब, जैस्मीन धुन्ना और महश हयात जैसी अदाकाराओं से जुड़ा। पाकिस्तानी एक्ट्रेस अनीता अय्यूब के लिए तो वो दीवाना हो गया था। जब फिल्म मेकर जावेद सिद्दीकी ने दाऊद के कहने पर उसे फिल्म में साइन करने से मना किया, तो 1995 में जावेद सिद्दीकी को दाऊद के शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। साल 1997 भारतीय संगीत की दुनिया में भूचाल आ गया। टी सीरीज के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या हो गई। दाऊद का साथी अब्बू सलेम उन्हें महीनों से 5 लाख रुपए के हफ्ता की मांग भेज रहा था, पर गुलशन कुमार ने साफ कहा था कि पैसा देना है तो मैं माता वैष्णो देवी के भंडारे में दूंगा, गुंडों को नहीं। और इस हिम्मत की कीमत उन्हें जान देकर चुकानी पड़ी। 2001 में जब फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके बनी, तो पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इसके फंड का धागा छोटा शकील तक जा रहा है। फिल्म के प्रोड्यूसर नज्म रिजवी और फाइनेंसर भरत शाह को अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। दुनिया जान चुकी थी कि बॉलीवुड की चमक के पीछे दाऊद का साया है। संजय दत्त पर दाऊद के गुरों से हथियार लेने का आरोप लगा और वे टाड़ा के तहत जेल गए। अनिल कपूर को भारत पाकिस्तान मैच के दौरान दाऊद के साथ बैठे देखा गया। सलमान खान भी उसके भाई के साथ एक इवेंट में नजर आए। आर्शी कपूर ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया था कि मैंने दाऊद से 2 बार मुलाकात की थी। एक इवेंट में गोविंदा, जैकी श्रॉफ, अनु मलिक, कुमार सानू, रंजीत जैसे सितारे मौजूद थे। कहा जाता है कि अनु मलिक ने तो उसके लिए एक स्पेशल गाना भी बनाया था। उधर छोटा राजन और दाऊद के बीच खाई और चौड़ी हो रही थी। राजन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे मुंबई ब्लास्ट की प्लानिंग से पूरी तरह बाहर रखा गया। उसे महसूस हुआ कि वो अब दाऊद का दाहिना हाथ नहीं, बल्कि उसके शक का शिकार बन चुका है। डी कंपनी के अंदर अब ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल चुका था। छोटा शकील दाऊद इब्राहिम का सबसे करीबी और ताकतवर आदमी बन गया था। वहीं छोटा राजन को यह बात भीतर तक चुभ गई। उसने दाऊद से सारे रिश्ते तोड़ते हुए उसका साथ छोड़ दिया। जो कभी भाई जैसे थे, अब जान के दुश्मन बन चुके थे। साल 1994 में दाऊद ने छोटा राजन को खत्म करने की साजिश रची, लेकिन जब तक उसके शूटर दुबई पहुंचते छोटा राजन वहां से निकल चुका था। वक्त बीतता गया और साल 2000 में दाऊद को खबर मिली कि उसका सबसे बड़ा गद्दार बैंकॉक में छिपा है। आदेश मिला, राजन अब जिंदा नहीं बचना चाहिए। छोटा शकील ने अपने भरोसेमंद किलर मुन्ना झिंगाड़ा को बैंकॉक भेजा। होटल में फायरिंग हुई। गोलियों की बरसात में अफरा तफरी मच गई, लेकिन किस्मत एक बार फिर राजन के साथ थी। वो जिंदा बच निकला। इसके बाद दोनों के बीच कई बार जान लेने और बच निकलने का सिलसिला चलता रहा। छोटा राजन ने भी दाऊद को खत्म करने के मौके तलाशे, लेकिन पाकिस्तान में आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की सुरक्षा में छिपे दाऊद तक कोई पहुंच नहीं सका। फिर आया 23 जुलाई 2005 का दिन। दाऊद की बेटी मेहरू की शादी का रिसेप्शन दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होना था। दूल्हा था पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद का बेटा जुनैद। यह खबर भारत की एजेंसियों तक भी पहुंच चुकी थी। दाऊद को पकड़ने का गुप्त मिशन तैयार हुआ। ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई रॉ और आईबी के मास्टरमाइंड अजीत डोभाल को। डोभाल ने इस मिशन में छोटा राजन को भी शामिल किया। राजन ने अपने 2 शूटर विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा को इस काम के लिए चुना। देश के एक सीक्रेट कैंप में दोनों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई। हर चीज प्लान के मुताबिक चल रही थी, लेकिन ऑपरेशन शुरू होने से ठीक पहले सब गड़बड़ा गया। मुंबई पुलिस को किसी तरह भनक लग गई कि छोटा राजन के आदमी शहर में है। उसी वक्त अजीत डोभाल मुंबई के एक होटल में शूटर्स को मिशन समझा रहे थे कि तभी पुलिस ने छापा मार दिया। डोभाल ने लाख समझाने की कोशिश की कि यह एक सरकारी मिशन है, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। नतीजा, तनाशा और मल्होत्रा गिरफ्तार हो गए और दाऊद एक बार फिर मौत के चंगुल से निकल गया।
उधर पुलिस अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने में जुटी थी। साल 1999 में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे महकमे को हिला दिया। मुंबई पुलिस के एसीपी अंबादास पोटे को एक कॉल इंटरसेप्ट हुआ। फोन पर बात कर रहे थे छोटा शकील और शहर के एक एडिशनल सेशन जज। जज अपने चिट फंड में फंसे 40 लाख रुपए छुड़वाने के बदले डी कंपनी के 2 शूटरों को रिहा करने का सौदा कर रहा था। यह रिकॉर्डिंग क्राइम ब्रांच चीफ डी शिवानंदन तक पहुंची। उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए जज को सस्पेंड करवा दिया। लेकिन जब केस कोर्ट में पहुंचा तो उसी अदालत ने यह टेप कानूनी सबूत मानने से इनकार कर दिया और जज बरी हो गया। इस तरह एक और पुलिस और एजेंसियां अपनी जान जोखिम में डालकर अंडरवर्ल्ड के खिलाफ लड़ रही थीं, तो दूसरी ओर कुछ भ्रष्ट अफसर और सिस्टम के लोग अपने फायदे के लिए उसी अपराध जगत की ढाल बन रहे थे। मुंबई की गलियों में गोलियां चल रही थीं, लेकिन असली जंग न्याय और साजिश के बीच चल रही थी, जहां हर चाल, हर सौदा मौत की कीमत पर तय होता था। दाऊद इब्राहिम का आतंक सिर्फ 1993 के मुंबई बम धमाकों तक सीमित नहीं था। उसकी परछाई 2008 के 26 नवंबर मुंबई हमलों पर भी गिरी। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को भारत में घुसाने और उन्हें सुरक्षित ठिकाने मुहैया कराने में दाऊद की डी कंपनी ने अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ उसकी साझेदारी अब खुला राज बन चुकी थी। कहा जाता है कि दाऊद ने न सिर्फ लश्कर बल्कि अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन और अमान अल जवाहरी से भी गहरे रिश्ते बनाए थे। इसी नेटवर्क की वजह से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की IS एंड अलकायदा सैंक्शंस कमेटी ने दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। भारत और अमेरिका ने भी उस पर भारी इनाम रखकर उसे दुनिया के सबसे खतरनाक फरार आतंकियों की लिस्ट में शामिल किया। दाऊद का भाई अनीस आज भी उसका कारोबार संभालता है। खासकर सट्टेबाजी के साम्राज्य को कहा जाता है कि दुनिया के करीब 2/3 क्रिकेट मैचों में सट्टा दाऊद के नेटवर्क के जरिए ही चलता है। IPL 2013 की स्पॉट फिक्सिंग में भी उसकी कंपनी का हाथ बताया गया था। मुंबई छोड़ने के बाद भी दाऊद का साम्राज्य पहले से ज्यादा ताकतवर होता गया। साल 2015 में फोर्ब्स मैगजीन ने खुलासा किया कि दाऊद की संपत्ति करीब 6 अरब 70 करोड़ यानी अरबों रुपए में है, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर माफिया डॉन में से एक बन गया। अकेले ब्रिटेन में ही उसकी संपत्ति $450 मिलियन आंकी गई, जबकि अन्य देशों में 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज में उसका इन्वेस्टमेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कारोबार का लगभग 40% हिस्सा अब भी भारत से आता है। भारत सरकार ने उस पर लगातार शिकंजा कसना जारी रखा। नवंबर 2017 में दाऊद की मुंबई स्थित 3 संपत्तियां आम, जिनमें उसका मशहूर रौनक अफरोज रेस्टोरेंट भी शामिल था, नीलाम कर दी गई। 2020 में उसकी 6 और प्रॉपर्टीज बेची गई, लेकिन दाऊद का नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि उसे खत्म करना आसान नहीं। आज उसके पास करीब 14 देशों के पासपोर्ट हैं और उसका नेटवर्क भारत, पाकिस्तान, UK, फ्रांस, तुर्की, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया जैसे देशों तक फैल चुका है। अब डी कंपनी महज अंडरवर्ल्ड गैंग नहीं रही, ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम सिंडिकेट बन चुकी है जो एशियाई आतंकी संगठनों और बोको हराम जैसे कट्टर गुटों को भी फंडिंग देती है। बीते 2 दशकों में दाऊद के मरने की खबरें कई बार उड़ी, कभी कोरोना से, कभी जहर से, तो कभी हार्ट अटैक से, लेकिन हर बार यह अफवाहें झूठ साबित हुईं। सूत्र बताते हैं कि पहचान छिपाने के लिए उसने कई बार अपने चेहरे की सर्जरी भी करवाई है। अब करीब 70 साल का हो चुका दाऊद इब्राहिम इंटरपोल और भारतीय एजेंसियों के रडार पर है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या कभी दुनिया का यह सबसे कुख्यात डॉन कानून के शिकंजे में आएगा, या हमेशा की तरह वह एक भूत की तरह परछाई बनकर दुनिया को झकाता रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिस ना करें हर नई और रोमांचक कहानी। नीचे बेल आइकन दबाइए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।